Good evening, class. How are you doing all? Like as what you have mentioned, with your last step support and guidance, we are here with presenting and like what we have promised you कि हम आपको आखिरी मोमेंट तक आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे to help you excel in class 10th term 1 exams which are gonna be starting on 30th of November, right? उम्मीद करता हूँ आप सबने खूब जम के तैयारी की होगी, खूब अच्छे से आपने पढ़ाई की होगी, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक फोबिया हर किसी के दिमाग में रह जाता है कि सर इज देयर समथिंग वी कैन डू एट द लास्ट पॉइंट और इन द लास्ट मोमेंट्स. सो डोंट वरी, everyone passes through this stage, this phobia, and it's pretty obvious for everyone to feel like so. And as a faculty, we are here with your last minute preparation tips. अभी सुन के कुछ स्टूडेंट्स के लाइक दिमाग के एंटेनास खड़े होते हैं, सर कुछ बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस लीक करेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. We will just guide you to a particular area or particular way so that you can achieve the optimum of your efforts, the optimal efforts you are putting into, and you can extract the best out of it. Remember the word, you are the best, we did best, and now it's time for our best. Clear? सर ठीक है, समझ में आता है. लाइक एग्जाम से पहले का फोबिया, उस तरीके का डर, एक माहौल कि डे आफ्टर टुमारो गॉड नोज व्हाट विल बी द पेपर, व्हाट विल बी द एग्जाम, हाउ इट विल बी, व्हाट विल बी डिफिकल्टी लेवल. हम इन चीजों के बारे में क्यों सोच रहे हैं? इट्स नॉट आवर ड्यूटी. व्हाट्स आवर ड्यूटी? टू स्टडी generously. That is our duty, to study very generously, very sincerely. We did our best, what we could, what we had in our capacities, we used the best. Now it's time to go for the last minute preparation tips to help build the confidence in you that yes, आपने पूरे साल मेहनत की है. जब से आपका सेशन शुरू हुआ तब से लेके आज तक पैंडेमिक्स आए, लॉकडाउन आए, सब कुछ हुआ, पर क्या नहीं हिला? वो आपका कॉन्फिडेंस, आप खुद और आपकी उम्मीद दैट वी विल डू बेटर एंड बेटर एंड बेटर. और बेटर बेटर से होते हुए आज हम पहुंच चुके हैं बेस्ट. इट इज द टाइम व्हेन यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्फ, द बेस्ट आउट ऑफ योर एफर्ट्स, द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग you did, right? So let's start with our class. Okay, before beginning with anything, let's stick to our syllabus. कि सर हम 30th नवंबर को ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं. हमारे स्टूडेंट्स वेरी जेनरस, वेरी सिंसियर, वेरी हार्ड वर्किंग, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई भी की होगी, बट स्टिल कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, असामाजिक तो नहीं कहेंगे, शरारती कह सकते हैं उनको, नटखट कह सकते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको एंड मोमेंट पे जाके होश आता है कि ओके, डे आफ्टर टुमारो इज 30th, वी हैव आवर एग्जाम, सो एटलीस्ट लेट्स स्टिक व्हाट इज सिलेबस. लाइक यू ऑल नो, वी हैव 4 books: history, civics, geography and economics, right? Geography के आपके chapter 1 resource and development, chapter 2 agriculture, civics chapter 1 power sharing, chapter 2 federalism. Now in history, this is all what you need to score 10 out of 10. See how easy it is. You just have to read one chapter, though it is a bit lengthy, but it's not that too much lengthy. Okay,
And the last but not the least is economics, where chapter 1 is development, which we had clearly and very detailed discussion that had happened. Last is the sectors of Indian economy, that is chapter 2, right? We had seen our syllabus, like हमारे पास 4 बुक्स हैं, ज्योग्राफी, civics, economics and history. Geography, chapter 1, resource and development, chapter 2, agriculture. Civics, chapter 1, power sharing, chapter 2, federalism. History बात करते हैं, we have only one chapter, nationalism in Europe, right? जिसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वगैरह, बहुत सारी चीजें आएंगी. इट इज आपके मान ली एक रोलर कोस्टर राइड है, आप उसमें बैठ चुके हैं एंड यू विल जस्ट सेल थ्रू मेनी स्टोरीज, मेनी डिस्कवरीज मेड इन द एंशिएंट टाइम. एंड द लास्ट इज आवर इकोनॉमिक्स, राइट? द डेवलपमेंट एंड द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. अब एक बेसिक सा डाउट आप सबके पास सकते हैं, सर सिलेबस तो सबको पता है, राइट? हमारे पैटर्न है वो भी सबको पता है. हर कोई अपने अपने तरह से गेस कर रहा है कि दिस क्वेश्चन माइट अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड दिस might help the students in achieving good marks or good grades, but you can't see what your brain doesn't know. It's as simple as that. Your eyes or you can't see anything what your brain doesn't know. Sir, what does this mean? आप अगर MCQ सोल्व करने पे आ गए हैं तो आप MCQ उन्हीं को वो सोल्व कर पाएंगे ना जो आपके सामने से गो थ्रू हो चुके हैं. जिन चीजों को आपने कभी देखा ही नहीं है, जो चीज आपके सामने कभी आई ही नहीं है, आप उन चीजों को सोल्व कैसे करेंगे? आप गैस लगा सकते हैं, आप एलिमिनेशन करेंगे, आप वगैरह वगैरह वगैरह, बट प्रोबेबिलिटी क्या है? दे आर नॉट हियर टू प्ले अ फ्रेंडली मैच. इट्स 40 out of 40. See, this is the main fight, and trust me, if you will go with these 5 last month preparation trips, you will surely succeed in 35 plus marks. I guarantee you, mark my words here, out of 40 you will be getting at least 35 marks. Okay, feeling excited? Well, you should be. And if you are not, there is something wrong with you. Trust me, I am saying very seriously. There is really something very wrong with you. Okay. Sir, आपने बेसिक्स बता दी, आपने सिलेबस बता दिया, अब इनको कवर कैसे करें? First things first, you just have to stick with MCQs, right? You might have solved MCQs as much as you can, but वही होता है ना कि समंदर कभी सूखता थोड़ी है. The more you dig, the more you can have, the more you can achieve. Same goes with MCQs. The more you solve, the more confidence will you get. So we can directly say that MCQs are directly related to confidence, right? And if you take my opinion, you should be solving at least 500 MCQs before attempting your boards, the term 1 boards exam, right? So okay, how I will suggest you guys to attempt the coverage of syllabus is just stick to 1 hour to 1.5 hour of textbook reading from NCERT and just stick to the very same 1.5 hour max with each chapter of only MCQs. Just stick yourself to solving MCQs only, right?
आपको कोई लॉन्ग आंसर नहीं, कोई शॉर्ट आंसर नहीं, कोई कुछ नहीं करना आपको. यू जस्ट हैव टू स्टिक योरसेल्फ टू MCQs. The more you solve, the more you will be confident while appearing for your term 1 exams. That is on 30th November. अगर अभी कोई नींद से नहीं जागा तो मैं बता दूं, ये परसों ही है. Day after tomorrow is your exam, 30th November. If you have noticed, the background of this slide is a ticking clock. A clock है which is ticking and ticking and ticking every second. Why? This is your time. This is your resource which is just losing from your hands like sand. Right? The more you hold it tighter, the faster it will release itself. So don't put too much extra pressure on your head. Just sit back. Go with these things. For example, let me just make it more clear to you. Resource in agriculture is an average topic, so you can give 1 hour of textbook reading. While on the very same note, agriculture is comparatively bigger chapter, so you can assign 1.5 hour of textbook reading. Okay, TBR, textbook reading. Clearly? Same goes with power sharing and federalism. They are almost same. You can go for 1 hour of textbook reading of each chapter, right? The more you stick yourself with NCERTs, अब obvious बात है कि examination की एक बात अच्छी होती है, they can't ask anything except NCERT, right? अभी हम और आगे बढ़ेंगे और आगे चीजें सीखेंगे और आपको चीजें सजेस्ट की जाएंगी, तब आपको पता चलेगा कि दिस इज नॉट अ हैवी टास्क और क्यूमुलेटिव टास्क. नो, इट्स ऑल इजी. पहले अपने माइंड को शांत कीजिए ये समझाने के लिए कि व्हाट वी हैड डन इज गॉन. ओके, इट वोंट गो इन वेन इफ, अगर हम लास्ट मोमेंट तक भी फाइट मारते हैं, इफ वी डोंट लूज आवर मोमेंटम, दैट इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल. वी कैन से दिस थिंग. ओके, राइट. अगर हम अपना मोमेंटम लूज नहीं करते हैं, mark my words and I'm saying this thing again, we will make you reach this goal. Trust me. Same goes with nationalism, sir. It's a very large chapter, so you can just fluctuate the timings between 1.5 hours if one is a speed reader to 2 hours of textbook reading. 1.5 to 2 hours of textbook reading, and plus it is necessary. You just can't skip this part. 1.5 hours max per chapter only for MCQs. Sir, why are you focusing this much on? तो कितने चैप्टर है? 2 और ज्योग्राफी, civics 2, history 1, economics 2, 7 chapters. 7 चैप्टर्स कितने? अगर हम सबको एवरेज देकर चलते हैं तो इन एंड अराउंड 9 आवर्स ऑफ टेक्स्ट बुक रीडिंग प्लस, सर काउंट कर लीजिए, राइट? इन एंड अराउंड इफ इट्स 7 देन 11 to 12 आवर्स ऑफ MCQ सॉल्विंग, राइट? 11 to 12 plus 9, 20 hours only. And this time, these 20 hours can make you get this 35 plus score in social studies, which is so, I don't know what लोग क्या समझते हैं कि सोशल साइंस इतना बोरियत वाला चैप्टर है. नहीं, बोरियत उनके तरीकों में है, चैप्टर खराब नहीं है. सॉरी. ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट स्लाइड. आ जाइए. Here starts with tip number 1. अभी आपने कभी सोचा हो, मैं आपको 6 पेज पढ़ने के लिए 1 घंटे का टाइम असाइन कर रहा हूँ. Why? I'm not fool. Seriously, कि मैं आपको 6 पेज, 10 पेज, 12 पेज पढ़ने के लिए मैं आपको 1 घंटे का टाइम अलॉट करूँगा. While textbook reading, you should keep these things in mind. Textbook reading
must be done in detail. And what is detail? Sir, जितने भी additional boxes हैं, whether it's history or civics or economics or geography, everything, आप एडिशनल बॉक्सेस को कवर करेंगे, आप उनको टिक करते चलेंगे, आप उनको पढ़ेंगे, आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे. शॉर्ट नोट्स बाय सर, आप एग्जाम से एक दिन पहले शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं. यस, जब आप चैप्टर रीडिंग खत्म कर चुके होंगे, जब आपकी टेक्स्ट बुक रीडिंग हो चुकी होगी, तो उस टाइम आपके पास क्या होगा प्रूफ? These short notes, which should not be more than 1 or 1.5 पेज पर चैप्टर. ओके, आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. जो चीज़ आपसे पहले शायद मिस हो गई होंगी, आपको एडिशनल बॉक्सेस सारे कवर करने हैं. आपको डेट्स एंड प्लेसेस का खास ख्याल रखना है, स्पेशली इन हिस्ट्री. चैप्टर इज नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट. इस चैप्टर के अंदर आपको डेट्स, प्लेसेस, पर्सन, सिग्निफिकेंट बिल्डिंग्स, नेम्स आपको बहुत मिलेंगे. यू डोंट हैव टू रिमेंबर ईच वन ऑफ देम, बट यू हैव टू गो थ्रू ईच वन ऑफ देम, राइट. आपको याद नहीं रहता है, डजंट मैटर, लेकिन आपने हर चीज पढ़ी हुई होनी चाहिए. व्हाई? Because there is a strange phenomena with our brain. Whenever it see a thing which we might have read sometime, or I don't know in which is, it just clicks like this. It just simply click like this, and within the next moment you will be having your answer. So first thing is additional boxes to be done. Dates and places. This is important in case of history and plus economics, because though they are not many, but still it is significant from economic point of view. Here comes our geography thing. Seriously, you have to go through all the physical and political maps in NCERT, mentioned in NCERT. Why sir? क्योंकि अमूमन क्या देखा है कि लोग पॉलिटिकल मैप जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में से फिजिकल भी आता है, फिजिकल मैप. I hope there is no one among you who doesn't know the difference between political and physical map of India. Is there anyone? No. Okay. Basically, political map is a map in which state boundaries are shown, while there is just outline of Indian boundaries in physical map. Okay. अब बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो क्वेश्चन आते हैं मैप के, ए या बी. मान लीजिए आपको दोनों क्वेश्चन आते भी हैं, राइट. बच्चे क्या करेंगे? ए बी ये था, ए ये था. चलिए सर हमारा क्वेश्चन तो हो गया. अरे कहाँ हो गया? उसको प्रॉपर मेंशन कौन करेगा, नाम कौन लिखेगा उसका? यू गाइज should not do this mistake at any cost, because you just can't afford to do these silly mistakes. Otherwise फिर आपको अपना वो स्कोर बोलना पड़ेगा. It's this versus this. Either you have to choose between two. Sir आप इतने silly mistake can afford कर सकते हैं, या फिर आप 35 plus marks के तरफ जाना चाहेंगे, which might get you a very good grade in 10th class. Okay. The next thing is text stats. So what is stats? Statistics, which is obviously important from economics point of view. Economics की बुक में आपको कई जगह से मिलेगा कि okay, this is a particular stat from the textbook itself, and when examiner finds it hard to check how hard the students can go for, then he or she will definitely choose MCQs from text stats.
बिकॉज हम टेक्स्ट पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए. वी डोंट रिमेंबर इट, वी डोंट ट्राई टू जस्ट ऑब्जर्व इट डाउन. ऐसी चीजें थोड़ी चलती हैं. ओके, द नेक्स्ट इज फुल फॉर्म्स. सर फुल फॉर्म्स, यस. जब आपको 1 घंटा एक चैप्टर को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है तो मेक श्योर उसके अंदर जितनी भी एब्रीविएशंस हैं आपको उनकी फुल फॉर्म्स पता हो. कभी ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कुछ और ही. फॉर एग्जाम्पल नाटक, आपको पता ही नहीं नाटक क्या है. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट. फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमा दिया, ये लिख दिया, आपको पता ही नहीं नाटो की फुल फॉर्म है. नाटो एक एब्रीविएशन है, नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है. आपको ये पता ही नहीं हुआ, आते आते आंखों के सामने आंसर होते हुए आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे. एंड दीज मिस्टेक्स वी कॉल देम एज silly. We just can't do justice without this name to these kind of mistakes. These are silly mistakes. And trust me, silly mistakes hurts the most. Seriously, they do. Whenever you will be making a silly mistake, always keep this in your mind that there is someone going higher than you, going over you. Okay, so you, my dear students, आप लोग silly mistakes करेंगे नहीं, ना ही आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं. एंड इफ एनीवन इज फाइंडिंग सर डेट्स एंड प्लेसेस कैसे याद करें, यूज देम इन सीक्वेंस, इट इज मच इजियर. या फिर जिसको अपने होम मिनिस्टर से क्या कहते हैं, आप क्रोनोलॉजी देखिए ना, यू कैन अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंसिंग टाइम, लाइक सिंस फ्रॉम द स्टार्टिंग टू प्रेजेंट टाइम्स. जैसे जैसे चीजें होती जा रही हैं आप उनको एक बार सीक्वेंस नोट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ओके वर्ल्ड के ए पार्ट में इस मोमेंट में ये सारी चीजें हो रही थी, सेम टाइम पे वर्ल्ड का बी एक पार्ट था जहां पे ये चीजें हो रही थी. एंड हाउ बोथ दिस थिंग्स आर इंटररिलेटेड, you will also get to know about this thing, right? So don't worry if you are finding it hard, just try this thing, try to sequence the events. And when it comes to geography, you should be aware and you should be remembering all the definitions, because ये चीज हमने देखी है जब आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करवाए जा रहे थे, जब प्राइवेट पब्लिशर्स की जो भी बुक थी आप उनसे लेके आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे थे. तो ये चीजें काफी बार देखी गई है कि एग्जामिनर आपको डेफिनेशंस में फंसाने की कोशिश करेगा. अब यार भाई बात होती है, ठीक है, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स है, यू कांट गो ओवर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी हैज लिमिटेड पेजेस, लिमिटेड इंफॉर्मेशन. तो एग्जामिनर हर बार नया क्वेश्चन कहां से लाएगा? ही और शी इज हैविंग हिज और हर ओन लिमिटेशंस. सो वो क्या करेगा, वो A to Z आपको ऐसे सीधा थोड़ी भेजेगा ना, वो भेजेगा यहाँ B, यहाँ C, D, E, F, ऐसे करता 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 पता नहीं कितने चक्कर के बाद आपको भेजेगा ये. कर लीजिए, है कुछ नहीं. बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सीक्वेंस द इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. हम चीजों की डेफिनेशन याद कर सकते हैं. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज मेक दिस इन माइंड, और मैं चाहता हूं आप इसी से शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं. जब भी आप ज्योग्राफी के चैप्टर 2 एग्रीकल्चर की बात कर रहे होंगे, आपको सॉइल टाइप्स, क्रॉप्स और उसके फीचर्स के बारे में जरूर पता चलेगा, राइट? एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज गो थ्रू दीज थिंग्स, क्योंकि क्वेश्चन आएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस फीचर, और दिस फीचर इज एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ सॉइल वेयर इट इज फाउंड. He can even ask you to identify it in the physical map of India. Then what?
then my students, you will be doomed for nothing. Why? It's better you can make short notes for these things in the very starting, right? Okay, यहाँ तक आपको क्लियर है? मैंने आपको स्टार्टिंग में दो चीज समझाई थी कि आप NCERTs को स्किप नहीं कर सकते, यू जस्ट कांट अफोर्ड टू स्किप देम। और अगर आपको 1 आवर टू 1.5 आवर मिल रहा है reading, so you just can't miss any of these things. Trust me, आपकी अगर ये चीजें हो गई, you won't be lagging behind at any cost or with anyone, right? So please make sure आपको ये चीजें क्लियर हो, आप इन चीजों का खास ख्याल रखें। You should be studying textbook in detail, comprising all the things. What's up? एडिशनल बॉक्सेस, जितने भी ऐसे एडिशनल बॉक्सेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के हैं, कुछ कैरेक्टर्स के हैं, कुछ भी हैं, चाहे वो जो कि पहले आपके पास क्यों ना हो, आप उनको इग्नोर नहीं करेंगे, आप उनको रीड करके रहेंगे। अगला डेट्स एंड प्लेसेस कैसे याद करना सर? सीक्वेंशियली याद कीजिए, क्रोनोलॉजिकली याद कीजिए सर। मैथ, फिजिकल और पॉलिटिकल, आप चाहे कैसे ही चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश करें, चाहे आप उनके निमोनिक्स बनाएं, चाहे आप कुछ भी करें, but you should be done with this thing, and this thing is indirectly or directly associated with this part. आपको नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट देकर पूछ देगा कि इस स्टेट की कौन सी मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप है, what you will be left with. कल आपको इससे पूछ देगा कि इस एरिया में कौन सी सोइल मिलती है, इंडिया के इस एरिया में XYZ whatever it is, it's not of our concern. बट अगर उसने ऐसा पूछ लिया कि इंडिया के इस एरिया में कौन सी सोइल मिलती है, देन व्हाट, क्या बताएंगे हमको? सॉरी सर, ये तो नहीं पढ़ा। हाँ, अपने साथ साथ इंस्टीट्यूट की भी बेइज्जती करवाएंगे, हमें उसमें हो जाता है सर, है ना, क्योंकि सर तो पागल है, वैसे कह रहे हैं। रिमेंबर दिस थिंग, दिस क्लॉक इज रियली टिकिंग एंड यू विल फील इट्स टिकिंग स्पीड डे आफ्टर टुमारो व्हेन यू विल बी having your exam, and the clock just, it will go like this. Okay, now moving on to the next part. Tip number 2. सर ये क्या टिप हुई? प्रैक्टिस लेटेस्ट टाइप ऑफ MCQs। पहले क्या होता था कि जो लोग थे, जो भी स्टूडेंट्स थे, जो कुछ भी थे, वो सफर करते थे इंफॉर्मेशन शॉर्टेज, बिकॉज वी वर नॉट provided this abundant amount of information. आज ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हैं किस चीज से? सर, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन से। हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डेड कर दी गई है दैट वी डोंट नो विच वन इज यूजफुल एंड विच वन इज नॉट। आप अगर गूगल सर्च करके देखेंगे कि सर क्लास 10th ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, वो आपको बाबा आदम के जमाने के एमसीक्यूज दिखा देंगे। सॉरी, यू कांट अफोर्ड टू लूज योर टाइम like these. Always practice and start practicing what I'm saying. Start practicing latest type of MCQs. Go with the sample papers. The private publishers are too good in this thing. Sample papers, question banks, and what not. See these things. Tip number 1 याद आपको? Textbook reading करनी है डिटेल में. Tip number 2 is practice all the latest type of MCQ questions. Sir, what is tip number 3? Go through all PYQ, short type questions. What do you mean by short type questions? Because पहले इतने MCQs नहीं थे. As you all know कि pattern has been changed in the recent times. लेकिन सर PYQs क्या है? बेटा PYQs आपको मैप प्रोवाइड कराएंगे, मैप उस टेरिटरी का जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं है। आपको यही नहीं पता कि किस जगह आपको क्या मिलेगा, आपके साथ किसका इनकाउंटर होगा, आप कैसे सर्वाइव करेंगे। PYQs आपको वो मैप प्रोवाइड करके देते हैं। ओके, व्हाट वाज पॉइंट? आपको PYQs लगाने हैं, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सोल्व करने हैं, उतने ज़्यादा लगाने हैं। इसके साथ साथ आपको लेटेस्ट MCQs ही सोल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि कोई
2004 के जमाने का कोई एमसीक्यू है सर ये नहीं आएगा और ये बताइए. Always go with the flow. You will always be in benefit. Okay. Moving on to tip number 4. और ये टिप आपके लिए है, बट ये कहाँ यूज होगी? ये यूज होगी जब आप एग्जाम के लिए बैठेंगे. कैसे सर? डिसाइड द ऑर्डर इन विच यू विश टू आंसर द क्वेश्चंस. जब आप 10 से 12 सैम्पल पेपर सोल्व कर चुके होंगे, आप मॉक्स लगा चुके हैं, आप सब कुछ कर चुके होंगे, तब आपके पास एक चॉइस आएगी. आपको यह पता चल जाएगा कि ओके सर मेरा सेक्शन ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेक्शन बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं मैथ में अच्छा कर सकता हूँ या फिर किस में अच्छा कर सकता हूँ. जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, रिमेंबर, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, वेदर इट सेक्शन ए बी सी और व्हाटएवर, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, डिसाइड बिफोर अटेम्प्टिंग, am I going through this route? So will it be beneficial for me in the long run, or will I be able to manage time in the end before submitting the paper so that I can evaluate myself my paper first? Okay. Ideally, you should start with objective of questions. Obviously, all are objective of questions, followed by short and then long answer type questions. This is the normal thing. Actually, writing long answers first may take a lot of time, due to which you would not get enough time for the remaining ones. Though this pattern has been changed, so the last science is not of that much importance or use for us. But still, go with the flow, organize or strategize your brain. Okay, I will be attempting this section first, and I will be attempting this section after the first one, then third, and the last. Okay, that's much clear. Now, moving ahead. Slide number 7, maximum utilization of prime time. Sir, अब ये prime time क्या है? बेटा prime time is your time. It might be any time in a 24-hour day cycle. Any time where you can feel the most productive stage of yours. Where you can assume something, okay, I will be the most productive, I will be at this point of time. Assign that time to your studies, to solving MCQs, to learn new things and much more. Always start with the prime time. अब कहते हैं ना कुछ लोगों को कि सर मैं रात में जग के पढ़ सकता हूँ, तो भाई पढ़ो ना. आप रात में जग के रात के पूरे टाइम आप डिवोट कीजिए उस चीज को. Go and excel in any field wherever you go, right? Just don't be mediocre. Maximum utilization of a prime time. Okay. Now, if you follow all these things, mark my words, you just have to sit back and relax. कैसे सर? I have made it very clear to you in the very starting. कैसे सर? Okay. आपके पास 7 चैप्टर्स हैं, ठीक. अगर आप एक ही घंटे या फिर 2 घंटे की सबकी रीडिंग करते हैं, आपके पास 8 घंटे आपने इन्वेस्ट कर दिए. इन्वेस्ट क्यों सर? बिकॉज these 8 hours will give you ample returns when you will be having your score 38, 39 and why not 40. The happiness you will be feeling now will be unmatchable. No one can compare with you that. Okay, sit back and relax and it's going to be great. I trust you, I trust our education imparted by us, I trust on your efforts, your sincerity, your dedication and everything. I know you will excel day after tomorrow. Tomorrow we will be coming back with some new and specific questions, some more tips, some more support, some more constant guidance and your moral support so that you can excel anything which you want. And in the words of Vitakul, we will make it happen. Are you guys with me? I hope you have a great day joining this session. Thank you so much. And I really wish all the very best for you. Just go and excel wherever you can and however you go. Right? All the best. Thank you. Thank you.